हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के सेकेंड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टोकन्स इन सी प्लस प्लस। टोकन्स आर द टाइनीएस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनी प्रोग्राम। टोकन्स यहाँ पर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ऑफ कोर्स कैरेक्टर सेट से ज्यादा बड़ी, बट वर्ड्स जितनी छोटी, टोकन्स हमारी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती हैं जो हम हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं या बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट हमारे जो सी प्लस प्लस की वीडियो थी, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस वीडियो, उसमें हमने जाना था कि सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी। दैट मीन्स यहाँ पर सी के जितने भी यहाँ पर टोकन्स है वो सब सी प्लस प्लस में भी मिलते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारे पास यहाँ पर टोकन्स हैं हमारे सी प्लस प्लस, सी के जो टोकन्स है वो सी प्लस प्लस में भी मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के टोकन्स होते हैं और ये सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही कॉमन है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स हमारे पास जो होते हैं वो एक तरीके के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हमारी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। इनका मतलब ना ही हम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कीवर्ड्स एक तरीके से इस तरीके से सोच सकते हैं, जिनको हम रिजर्व वर्ड या प्रीडिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं, कि मान लीजिए आपके पास जो इंग्लिश की डिक्शनरी रहती है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, अभी एप्पल का मीनिंग सेम मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एप्पल एक फ्रूट है, रेड कलर का दिखता है, विटामिन ए उसमें से मिलता है, स्वीट फ्रूट है। तो आप इस एप्पल वर्ड का, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है, हम सब जान जाएंगे कि हाँ ये एप्पल है, राइट। अब हम यहाँ पर एक और चीज बना रहे हैं, एक बॉटल बना दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्या मैं इसे एप्पल बोल सकती हूँ और क्या मैं इसे बॉटल बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इनका मीनिंग ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में प्री डिफाइंड है। इसी तरीके से हमारे पास सी प्लस प्लस की, जैसे हमारे पास इंग्लिश के लिए डिक्शनरी है, वैसे ही सी प्लस प्लस में हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसमें पहले से ही कुछ वर्ड्स प्री डिफाइंड है, कुछ फंक्शंस भी प्री डिफाइंड होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम आने वाली आगे की वीडियोस में समझेंगे। सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट आर फिक्स्ड एंड विद अ डेफिनेट मीनिंग। We cannot change or modify the meaning of that word. यहाँ पर जो C++ में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे go to कीवर्ड हो गया, इसके अलावा हमारे पास if कीवर्ड हो गया, while कीवर्ड हो गया, do कीवर्ड हो गया, हमारे पास for कीवर्ड हो गया, हमारे पास न्यू कीवर्ड हो गया। इन सभी कीवर्ड्स का अपना अपना एक डेफिनेशन है। गो टू कीवर्ड का मतलब होता है कि उस लाइन पे चले जाइए या उस पॉइंट पे चले जाइए। इफ का मीनिंग होता है कि अगर ऐसा हुआ तो। इन सभी कीवर्ड्स का बेसिकली, जैसे सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, सी प्लस प्लस में उससे ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। इन सभी कीवर्ड्स का हम यूज कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस पढ़ते टाइम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टोकन का टाइप होता है वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। Identifiers are the name that are given to different entities like variables, structures, classes, functions. Identifier यहाँ पर एक नाम होता है जो हम देते हैं दूसरी एंटिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज होती है, जैसे ये बॉटल था और ये एप्पल था, इसको हमने कोई नाम दिया है, इसके पास एक नाम है, और वही क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। जो भी वर्ड का हम यूज करते हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचान देने के लिए, वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। यहाँ पर वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस, हम जो भी आगे जाके चीजें पढ़ने वाले हैं उन सबको जब हम यूजर डिफाइंड वे में, दैट मीन्स हम जब उसे नाम देंगे तो वो नाम क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। अब आइडेंटिफायर भी बनाने के कुछ रूल्स रहते हैं। पहला रूल ये होता है कि वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर से मिलकर ही बनता है। उसमें स्पेशल सिंबल्स में अंडरस्कोर को छोड़ के कोई सा भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता है। दूसरा रूल ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो इट शुड बी अल्फाबेट और अ अंडरस्कोर, डिजिट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, क्योंकि सी प्लस प्लस और सी पूरी केस सेंसिटिव है। कीवर्ड्स का नाम हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स तो रिजर्व्ड है, उनकी मीनिंग पहले से ही पता है, तो इसीलिए हम वहां पर वो नाम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं।
दूसरा जो हमारे पास तीसरा टोकन जो होता है हमारे पास, वो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमारा सेपरेट वीडियो भी रहेगा और हमारे प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा ब्रीफ वीडियो है हमारे पास। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। यहां पर वेरिएबल उस लोकेशन का नाम होता है जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर की जाती है। मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा है x इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इस प्रकार से, जिसमें हमारे पास सेल्स होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उनकी जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल इसका हो गया 1000, इसका 101, 102, 1003, ये हो गया 1008, 1007, 1006, 1005। तो यहां पर हमने वैल्यू स्टोर करी इस एरिया में, इस सेल में हमारी 5, तो इसका मेमोरी एड्रेस तो 1000 है, लेकिन इस स्टोरेज एरिया का जहां पर ये वैल्यू सेव हुई है उसका नाम है x। ठीक है, सो यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करती हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। किसी एक पॉइंट पर प्रोग्राम में आकर मुझे वैल्यू x की 5 की जगह पर 8 रखना है, तो यहां पर इसी मेमोरी एरिया में, इसी सेल में जिसका नाम x है, मेमोरी एड्रेस ये है, 5 हटकर वैल्यू क्या स्टोर हो जाती है, 8 हो जाती है। तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, इंट x इक्वल्स टू 5, इस प्रकार कुछ सिंटेक्स होता है। फिक्र मत करिए, नहीं समझ आ रहा है तो हम आने वाले वीडियोस में इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और प्रैक्टिकल जो हमारी सीरीज है बीसी की, उसके टॉपिक 12 में वेरिएबल्स बहुत बहुत ब्रीफली डिफाइन करा गया है। आप वहां जाकर भी उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं और वहां पर आप थियोरेटिकल इंप्लीमेंटेशन भी दिखेगा आपको वहां पर। नेक्स्ट जो हमारे पास टोकन होता है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर वेरी सिमिलर टू वेरिएबल, वेरिएबल से काफी सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक बात के अलावा, वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते थे, बट कांस्टेंट जैसा कि नाम है, उसका लिटरली नाम है, हम कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है, वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमारे पास कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके भी कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमने इंट ले लिया या फ्लोट ले लिया है, जो भी आपको लेना है। हम यहाँ पर एज मैक्रोस भी बना सकते हैं हैश डिफाइन का यूज करके। तो आप C++ के टॉपिक 12 में भी इसका समझ सकते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, और आप चाहें तो टोकन्स का इंप्लीमेंटेशन सी में अगर आप जाएंगे तो सी का जो हमारे पास टॉपिक 1 है उसमें भी आप कॉन्स्टेंट्स को बहुत अच्छे से, या फिर वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को, टोकन्स को, सभी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो चीजें वहां एप्लीकेबल है वो भी C++ में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट के बाद टोकन होता है वो है हमारा ऑपरेटर्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मेनली हम उनको 3 उनके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर डिवाइड कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि व्हेन ऑपरेटर्स यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, तो यहां पर ये क्या हो गए, 2 ऑपरेंड्स हो गए। 1 और 2 क्या कहला रहे हैं, ऑपरेंड्स, और यहाँ पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, एडिशन, इसलिए क्या कहलाता है यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर, जो कि हमें वैल्यू आंसर कर रहा है 3। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, ऑपरेटर, जो कि हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये है हमारा ऑपरेटर्स का यूज। ऑपरेटर्स का भी हमारे पास सेपरेट वीडियो है, सेपरेट टॉपिक है पूरा, जिसमें आपको बहुत सारे 11-12 वीडियोस मिलेंगे। इवन उनके ऊपर प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, जो हमने सॉल्व करा है प्रोग्रामिंग एरिया में ही बीसीई के। यहाँ पर आप ऑपरेटर्स टॉपिक C++ में भी पढ़ सकते हैं जाकर, और आप ऑपरेटर्स टॉपिक सी में भी पढ़ सकते हैं। सी में भी वो अच्छे से डिफाइन करा गया है, C++ में भी वो बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है टोकन्स में, सारे समझने के बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने के लिए, वो होता है हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स। सो अब हम समझेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स।
बेसिक सिंटेक्स में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। मैं आपको एक एक चीज क्लियरली समझाऊंगी और हमारा इसी टॉपिक पर बेसिक सिंटेक्स पर प्रैक्टिकली हमने टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर पे करके बताया है टॉपिक 12 में। और अगर आपको सी का बेसिक सिंटेक्स समझना है तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक 1 में समझ सकते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 12। ऑपरेटर्स के लिए आप सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे यूनिट 14 टॉपिक 14, और आप वहां पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि सी के ऑपरेटर्स हैं वो सब कुछ सी प्लस प्लस में भी एप्लीकेबल हैं, इसलिए आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, जो कि है हमारा टॉपिक 3 यूनिट 3। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से IO stream .h। नेक्स्ट अब हम यहां पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं, conio.h। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हमारा जो स्क्रीन है, जो हमारे पास कंसोल है, उस पे हेलो प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और यहां पर हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं सी आउट हेलो। यहां पे हमने प्रिंट कराया हेलो एंड देन रिटर्न 0। ये होता है बेसिक सिंटेक्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हमारी जो कंसोल है, स्क्रीन है हमारी, जो उस पर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट हेलो। अब यहां पर हमें एक एक करके समझने की जरूरत है कि सभी चीजें क्या होती हैं। यहां पर हम कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी लिख सकते हैं, स्लैश का यूज करके सिंगल लाइन कमेंट हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन लिखना है तो इस प्रकार से मल्टीपल लाइन लिखने के बाद एस्ट्रिक स्लैश, राइट। कमेंट्स का मतलब यहां पर वो लाइंस होती हैं जो हमारा कंपाइलर जो होता है, जो हमारा कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है कोड, वो उसे प्रोग्रामिंग कोड का हिस्सा ना मानते हुए उसे स्किप कर देता है। वो सिर्फ हमारे समझने के लिए होता है, हमारे प्रोग्रामर के या यूजर के समझने के लिए होता है। तो यहाँ पर कमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है कमेंट्स के बाद, वो आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। ये जो हैश लिखा है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है ये पूरा हैश इंक्लूड। तो ये जो लाइन यहां से स्टार्ट हुई है हैश इंक्लूड, ये क्या कहलाएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आपको अगर कोई भी बोलेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो काम क्या करता है, बेसिकली यहां पर वो कंपाइलर को कह रहा है टू इंक्लूड द सोर्स फाइल इनटू अवर प्रोग्राम। यहां पर जो भी फाइल लिखी हुई है उसे इंक्लूड करना हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के अंदर, ये जो ऑपरेटर्स कहते हैं, इनको एरो मत कहना, ऑपरेटर्स हैं ये हमारे, इनके अंदर हमने एक यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है iostream.h। डॉट एच लगा होने के कारण ये किस तरीके की फाइल है, ये एक हेडर फाइल है। ये एक हेडर फाइल है। जिस प्रकार हमारे पास पीडीएफ के लिए डॉट पीडीएफ यूज करते हैं, हम डॉट डॉक्स यूज करते हैं, और डॉट पीपीटी यूज करते हैं, डॉट MP4 यूज करते हैं ऑडियो फाइल के लिए, उसी प्रकार हेडर फाइल के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं डॉट एच। ये हेडर फाइल ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में बनी हुई है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ वहां पर फंक्शंस हैं जिनका हम यूज शायद हमारे इस प्रोग्राम में, या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम हमारे प्रोग्राम में करने वाले हैं, इसीलिए इस हेडर फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड करी है। अब ये हेडर फाइल क्या है, iostream.h। iostream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यहां पर हम इसको, इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को यहां पर ऐड कर रहे हैं। दैट मींस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हमारे प्रोग्राम में होने वाली हैं, स्टैंडर्ड डिवाइसेस के थ्रू, जो हमारे स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट के, इनके थ्रू वो बिलोंग करती हैं इस हेडर फाइल से। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है लाइन, वो है हमारी स्टेटमेंट जो है हैश इंक्लूड का मतलब हम समझ चुके हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है conio.h, ये भी एक तरीके की हेडर फाइल है, और इस हेडर फाइल का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट।
कंसोल इनपुट आउटपुट, जो हमारी स्क्रीन है ब्लैक स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, उसको हम कंसोल बोलते हैं। सो यहाँ पर कंसोल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो हमारी इस हेडर फाइल से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन लिखी होती है वो लिखा है इंट मेन, और फिर यहाँ पर ये क्या है, इन्हें आप सर्कुलर ब्रैकेट्स मत बोलिएगा, ये है पैरेंथेसिस। सो ये हमारे क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का काम क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करना, एग्जीक्यूट करना, और जब मेन फंक्शन टर्मिनेट होता है तब हमारा प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाता है। ये एक तरीके का, यहां पर हम इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे प्रोग्राम को पूरी तरीके से यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। इंट जो यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है, ये एक तरीके का रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। हर फंक्शन जिस भी कीवर्ड के आगे ये लगे हुए हैं पैरेंथेसिस, वो एक फंक्शन है या डिफाइन कर रहे हैं हम। सो हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है इंट, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है 0 वैल्यू। अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम लिखते हैं यहाँ पर void, नथिंग। फाइन। सो ये हमारी मेन की बॉडी है, इसके अंदर हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम में हमारा जो फर्स्ट, इसे बोलते हैं हम ब्रेसेस। ये क्या कहलाते हैं, ब्रेसेस, जो कि एक लाइन ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम कोड की लाइंस लिख रहे हैं। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक सी आउट वर्ड यूज करा है। ये क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। किससे रिलेट करता है, iostream.h हेडर फाइल से। और यहाँ पर ये क्या यूज करता है, ऑपरेटर यूज करता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करता है, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करता है, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं डबल कोट्स के अंदर हेलो। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज करा है सेमीकोलन, जिसको हम टर्मिनेटर भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। डबल कोट्स के अंदर, सी आउट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वैसा ही व्यवस्थित रूप से स्क्रीन पर दिख जाता है। लास्ट जो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है रिटर्न 0। रिटर्न एक तरीके का कीवर्ड है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो फंक्शन के सबसे एंड में लिखते हैं। 0 रिटर्न करवा रहे हैं, जरूरत नहीं थी, हम इसको नहीं भी लिखते चलते, और यहाँ पे इंट की जगह पर हम void लिख देते। ये है बेसिक सिंटेक्स हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आपको इसे और ब्रीफली समझना है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो अच्छे से, तो आप यूनिट 12 जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें आप जाकर बेसिक सिंटेक्स बहुत अच्छे से ब्रीफली सेक्शंस के साथ में, जो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अभी कमेंट लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, मैंने वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मेन सेक्शन, हेडर फाइल सेक्शन इस तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो आप वहां जाकर अच्छे से देख सकते हैं प्रैक्टिकल एरिया में। और फिर उसके बाद इस कोड को मैंने आपको बकायदा एडिटर में रन करके बताया है और आपका आउटपुट भी दिखाया है। इसके अलावा आप सी का अगर देखना चाहते हैं सिंटेक्स, तो सी के टॉपिक 1 में जाकर, यूनिट 1 जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर भी बेसिक सिंटेक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। ये इस वीडियो में हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोकन समझे और बेसिक सिंटेक्स समझा।